चिराग घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। चीन की चालें उसके घर के साथ साथ बाहर भी विफल हो रही है। भारत के खिलाफ चीन की चाल को ऐन वक्त पे जर्मनी और अमेरिका ने रोका। 4 बजने में कुछ ही मिनट देर थे जब जर्मनी ने लगाया अड़ंगा। क्या है आखिर मसला? लद्दाख में चीन अपनी सेना को हटाने के लिए राजी हुआ। क्या सच है या इस बार भी कोई धोखा? अब अमेरिका ने लगाया चीन पर बड़ा बैन। आखिर राजनाथ सिंह लद्दाख क्यों जा रहे हैं? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब चीन ने भारत पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और यह इल्जाम यह है कि भारत में हिंदुत्व की वजह से भारत चीन के साथ ऐसा कर रहा है। जो नई सरकार आई है वह हिंदुत्व के पक्षधर में है और नई कुछ नेता हैं जो कि हिंदुत्व को लेकर काफी प्रखर हैं और उसकी वजह से चीन के साथ ऐसा हो रहा है। चीन के साथ भारत रिश्ते खराब कर रहा है। चीन का कहना है कि भारत में हिंदुत्व का एक वर्ग है जो यह चाहता है कि भारत ग्लोबल पावर बन जाए, चीन को पछाड़ दे और इस क्रम में भारत का यह पक्ष और मीडिया चीन के विरोध में लगातार बोलता रहता है। इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, यानी कि अब चीन भारत के अंदर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना चाह रहा है। सीमा पर जब उसके ऊपर भारी पड़ रहा है भारत, तो अब दूसरी तरीके से भारत को तोड़ना चाह रहा है। अब आपको बता दें, वैसे चीन ने जो कहा उसमें थोड़ी सी सच्चाई है और वह सच्चाई क्या है? तो वह सच्चाई यह है कि अभी की सरकार के पहले जितनी भी सरकारें थी जो कांग्रेस के राज में थी वो तलवे चाटती थी चीन की, जिसकी वजह से उसने हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ आप एक छोटे से उदाहरण से समझो, इजराइल और भारत दोनों का उदय 1940-1947 के आसपास के समय में हुआ, लेकिन इजराइल आज कहाँ पहुंच चुका है और भारत आज कहाँ है? इजराइल आज हथियारों को बेचता है और भारत को आज खरीदना पड़ता है। 70 साल में कांग्रेस की शासन में क्या हाल कर दिया। आखिर 100 सालों में जो चीन कमजोर था उसने अपने आप को एक महाशक्ति बनाने की कोशिश करी, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सका, जबकि भारत के पास भूभाग से लेकर हर चीज था। तो दोष किसका था? दोष सरकार का था। अब एक नई सरकार आई है जिसको परेशान नहीं कर पा रहा है चीन, तो अब बौखलाहट में हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है। चीन में कितनी ज्यादा तानाशाही है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि सिर्फ शक्ल मिलती है राष्ट्रपति से तो उस बंदे के अकाउंट को बंद कर दिया गया। चीन के एक मशहूर ओपेरा सिंगर को ऑनलाइन सेंसर कर दिया गया है क्योंकि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह दिखते हैं। चीन पर आरोप लगता रहा है कि वह जिनपिंग की छवि को बनाए रखने के लिए हद से ज्यादा सख्ती अपनाता है। इससे पहले देश में काल्पनिक कैरेक्टर विनी द पू को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि इंटरनेट पर जिनपिंग की तुलना उससे की जाने लगी थी और यह बहुत ही वायरल हुआ था। इसके कुछ फोटो क्लिप्स आप यहाँ पर देखें जहाँ जिनपिंग को विनी द पू की तरह दिखलाया गया है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करके चीन ने पहले ही उससे नाखुश कर रही दुनिया को और भी मौका दे दिया है। चीन के धुर विरोधी अमेरिका ने टकराव की स्थिति में चीन के खिलाफ तो मानो मोर्चा ही खोल दिया है। भारत के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के कदम का स्वागत करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को निर्दयी बताया। पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्दयता का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हम कुछ मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के कदम का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ पोम्पियो ने यह बताया कि ये एप्लीकेशन चीन के लिए सर्विलांस का काम करते हैं, यानी इनके जरिए चीन दूसरे देशों पर नजर रखता है, चीन इनके जरिए जासूसी करता है। इससे पहले अमेरिकी मूल के अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तक टेक्नोलॉजी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि चीन ऐसा कोई भी चीज नहीं खरीद पाएगा अमेरिका से जो अत्याधुनिक रक्षा से संबंधित हो। और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है। चीन बड़ी मोटी चमड़ी का बना हुआ है, आसानी से मानने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की मीटिंग सफल रही है और गलवान घाटी में भारत चीन फिर से पहले की स्थिति पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं।
भारत और चीन एक बार फिर गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग पर शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश पूर्वी लद्दाख के इस इलाके से धीरे धीरे अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई सैन्य वार्ता में सहमति बनी थी और यही सहमति बनी थी कि पीछे लौटेंगे और पुरानी स्थिति में आएंगे। लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं किया गया और उल्टा 15 जून की घटना हो गई। हालांकि अभी भी पेंगोंग सो झील पर कोई कामयाबी नहीं मिली है। दोनों देशों में इस इलाके को लेकर जो टकराव है उस पर कोई स्थिति साफ नहीं दिख रही है और यहाँ पर चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंकर बना लिए हैं और इस इलाके की किलेबंदी जैसी कर दी है। उसके सैनिकों ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपना कब्जा जमाने के बाद यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो 12 घंटे की मीटिंग चली, उस 12 घंटे की मीटिंग में यही तय हुआ है कि वापस पहले वाली स्थिति में जाएंगे दोनों देशों की सेनाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? हालांकि 72 घंटे तक दोनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे, यह बात कही गई है। लेकिन चीन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस मसले का हल हो गया, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि लद्दाख की सीमा पर 20,000 चीन ने सैनिक अपने तैनात कर दिए हैं और 10,000 सैनिक बैकअप के रूप में करीब 1,000 किलोमीटर पर रखा हुआ है और वहां से जो फ्रंट लाइन है उसकी बीच में जो सड़क बनी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है चीन के लिए। तो यानी कि 2 दिन में वह अपने सारे सैनिकों को वहां पहुंचा सकता है, जबकि भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की सीमा पर भी 20,000 पाकिस्तानी सेना तैनात है। यानी कि 2 फ्रंट से चीन तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चीन ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। यानी कि वहां एक अलग माहौल भड़काना चाहता है चीन। वैसे हाल ही में राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख नरवणे जाने वाले हैं लद्दाख। चीन के एक बड़े साजिश को रोक दिया जर्मनी और अमेरिका ने। आपको बता दें, क्या यह साजिश थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार की शाम को चीन को बड़ा झटका लगा जब उसके प्रेस के रिलीज को अमेरिका ने अंतिम क्षणों में अपनी आपत्ति जतवा कर रुकवा दिया। बात दरअसल यह है कि चीन ने सोमवार को कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो घटना हुई उसका निंदा करते हुए भारत के खिलाफ अपनी चाल चली थी और उसने एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव पर 2 अलग अलग देशों द्वारा आपत्ति जताने से उसको झटका लग गया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि भारत दुनिया में अब क्या जगह रखने लगा है। बात यह है कि इस प्रेस वक्तव्य के द्वारा चीन भारत को गिराना चाहता था, लेकिन इसमें अमेरिका और जर्मनी ने अपना टांग अड़ा दिया। जर्मनी ने मंगलवार को सबसे पहले इस स्टेटमेंट को जारी होने से कुछ मिनट पहले अपनी आपत्ति को जता दिया और इसको रोक दिया और दूसरा देरी कराने वाला शख्स था अमेरिका। अमेरिका ने भी इसे देर करवाया। दोनों देशों का यह कदम भारत के साथ उनके मजबूत रिश्तों को दिखा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुए घटना का आरोप भारत पर लगाया और चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अपने मजबूत संबंधों को दिखलाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और चीन ने यह ड्राफ्ट मंगलवार को पेश किया, जबकि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के नियमों के अनुसार न्यूयॉर्क के स्थानीय समय में अगर कोई सदस्य 4 बजे तक इस पर आपत्ति नहीं जताता है तो इसको पास समझा जाता है। इसी इरादे से चीन ने इसे साइलेंस प्रोसीजर की तहत पेश किया। यह स्टेटमेंट ऐसे हमलों की निंदा करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया थी जो कि यूएनएससी ऐसे हमलों के बाद समय समय पर जारी करता है। साइलेंस प्रोसीजर के तहत अगर तय डेडलाइन के वक्त किसी को भी ऐसे प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होती है तो इसे पास माना जाता है। लेकिन जर्मनी ने मंगलवार शाम को 4 बजे के करीब इसमें दखल दे दिया। यूएन में जर्मनी के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री एसएम कुरैशी इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पर चीनी राजदूत ने जोरदार विरोध करते हुए कि घड़ी तय समय 4 बजे से आगे निकल गई है, लेकिन इस प्रस्ताव पर डेडलाइन को 1 जुलाई सुबह के 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया।
लेकिन आज जैसे ही 10 बजे के करीब घड़ी की सुइयां पहुंची तो अमेरिका ने अंतिम क्षण में इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जता दी। जानकारों का मानना है कि अब भले स्टेटमेंट जारी भी हो जाए, लेकिन चीन और पाकिस्तान को यूएनएससी में पीछे धकेलने का अर्थ बड़े स्तर पर इन देशों के खिलाफ पूरी दुनिया की नाराजगी देखी जा रही है।